हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो 10 जनवरी 2020 को उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही का जो पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, ये वाक्य कैसा होगा, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो पहले का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है चमाचम शब्द कैसा है, तो ये चमाचम कैसा शब्द है, ये एक देशज शब्द है। तो दूसरे का सी ऑप्शन। थर्ड पर आते हैं, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जो सार्थक खंड होते हैं उनको बोला जाता है प्रत्यय। तो तीसरे का ए ऑप्शन। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है अन्वय शब्द का संधि विग्रह कैसा होगा, तो अन्वय शब्द का जो संधि विग्रह होगा ये होगा अनुधन आई, यानी कि फोर्थ का सी ऑप्शन। इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण संधि। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। दारुण शब्द का अर्थ यहां पर पूछा गया है। दारुण का मतलब होता है भयंकर या फिर भीष्म। तो पांचवे का डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। कैंची शब्द कैसा शब्द है ये पूछा गया है, तो ये तुर्की का शब्द है। तो छठे का बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है ये पूछा गया, तो क्या है, तो क्रिया विशेषण अवयव है। तो इसका सेवंथ का जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी ध्यानपूर्वक अगर शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं जिन पर किसी भी लिंग कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछा गया है। तो अभ्र, व्योम और अनंत ये तीनों ही आकाश के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो दृग होता है ये आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है मोहन ने केला और संतरा खाया है, यह वाक्य कैसा वाक्य है, तो ये एक विधिवाचक वाक्य होगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है कि किसी वाक्य में नकारात्मक का भाव आता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाने का भाव आता है, जबकि आदेशवाचक वाक्य में जब किसी को कुछ आदेश दिया जाता है तो वहां पर उस चीज का भाव आता है। तो इस जो वाक्य है इसमें ऐसा कोई भी भाव नहीं है, तो इस हिसाब से हो जाएगा 9th का सी ऑप्शन, यानी कि विधिवाचक। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1950 में। हिंदी की अगर बात करें तो 14 सितंबर 1950 को इसको संविधान में शामिल किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को दोस्तों जो है हर साल का मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत करी गई थी। तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उसमें जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा शुरुआत करी गई थी। तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह मनुष्य नहीं देवता है, यह वाक्य में वह क्या है, तो वह यहां पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, 11th का ए ऑप्शन। 12th क्वेश्चन पर आते हैं। दाजू रचना किसकी है, तो दाजू जो रचना है यह है शेखर जोशी की, ऑप्शन नंबर ए। 13 क्वेश्चन पर आते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है अनुशासन शब्द है, तो ये कैसा शब्द है, ये एक यौगिक शब्द है। यौगिक कैसे शब्द होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो अनुशासन जो है अनु और शासन से मिलकर बना है, इसलिए 13 का बी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह पूछा गया है। तो रामायण, दिल्ली और यमुना क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि पर्टिकुलर नाम का वहां पर बात होती है, जबकि किताब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पर आते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा रहस्य की बात जानना, 15वें का सी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का क्या विलोम होगा, तो आलोक शब्द का मतलब होता है चमकना या फिर प्रकाश, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा, तो प्रकाश का मीनिंग क्या होता है, अंधकार होता है। तो इसलिए 16 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी तृष्णा, इसका मतलब होता है इच्छा। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पर आते हैं। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रतिपन्नमति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 19 क्वेश्चन पर आते हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। तो फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, और कौन सा सन था, 1907। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब करी गई थी, तो ये करी गई थी सन 1957 में। तो 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती प्रसारण सेवा की क्या करी गई थी, शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं।
इसमें पूछा गया है बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये है 3 भागों में, तो 21वें का डी ऑप्शन। 22वें क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है सुरक्षा के लिए, 22वें का सी ऑप्शन। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उसके हिसाब से जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला था वो था देहरादून, 23वें का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें रेड को कोड भाषा में दिया गया है कि इसको लिखा जाएगा 6720। इसी तरह से ग्रीन को क्या कोड भाषा में लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेड शब्द है, इनमें इनकी पहले तो पोजिशनिंग दे रखी है, जैसे कि रेड जो होता है ये 18वीं पोजीशन पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ई जो आता है वो 5वीं पोजीशन पर आता है, और डी जो आता है यहाँ पर 4थी पोजीशन पर आता है। फिर इसने क्या कर रखा कि हर एक में 2 ऐड करके उनका जो स्थान है वो चेंज कर दिया है। जैसे कि डी में अगर हम 2 ऐड करके 6 बनाएंगे तो 6 को पहले लिख देंगे, 18 में 2 ऐड करके 20 को बाद में लिख देंगे, और ई जो बीच वाला मिडिल वाला नंबर है उसको उसी के नीचे लिख देंगे 2 ऐड करके, तो 6720 इस हिसाब से बन जाएगा। तो इसी हिसाब से हम ग्रीन का भी बनाएंगे, और इस हिसाब से जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने, 25वें का ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो उदयन की अगर हम बात करें तो इसने जो राजधानी थी राजगृह, इस राजधानी राजगृह को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र राजधानी बना दी थी। उदयन पुत्र था बिंबिसार का, ना उदयन पुत्र था अजातशत्रु का, अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का, और बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना करी थी 544 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमेंट उद्योग। 26वें का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी जो सन है 2011 ईस्वी में, यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी। 28 पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो अस्पृश्यता निवारण ये भी इनका एक हिस्सा था, सांप्रदायिक एकता और महिला दशा सुधार, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, इसलिए 28वें का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 पर आते हैं, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस खाड़ी के देश ने होप मिशन को सन 2021 में मंगल मिशन पर भेजने की घोषणा करी है? तो ये किसने करी है? ये करी है संयुक्त अरब अमीरात ने। 29वें का बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? ये 30वां क्वेश्चन है, तो ये किया है 30वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लीलाधर जोशी, यानी कि बी ऑप्शन 13 का आंसर हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कैश मेमोरी। 31वें का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, और गोदावरी को इसी वजह से दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर बात करूं तो यहाँ पर एक और नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, वो है कावेरी नदी, और इसे बोला जाता है दक्षिण की गंगा। एक बोला जाता है दक्षिण की गंगा और एक को बोला जाता है दक्षिण गंगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा, जबकि कावेरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें नंबरों का पैटर्न दिया गया है, इस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है यहाँ पर क्या आएगा यहाँ से पूछा गया है। तो इन नंबरों के पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 11 × 9, यानी कि 11 का 9 में गुणा करके जो आएगा उसमें से इसने 10 माइनस करके उसका रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है। तो इन सब कॉलमों में हमको यही करना है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर जो दूसरा कॉलम इसकी बात करेंगे तो 12 × 12 बन जाएगा 144। 144 में से अगर हम 10 लेस कर देंगे तो यहाँ पर 134 इसका आंसर आ जाएगा। तो 33वें का ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। 34वें का डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसमें पूछा गया है कि पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में और भी कई एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो 35वें का सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सुंदरी नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सी है? तो ये ताल है बेनीताल, जो कि चमोली में स्थित है। 37 पर आते हैं,
निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो मेमोरी होती है ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। 37वें का सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा है कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो महिला उस पुरुष के लिए कह रही है कि उस पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि वो खुद की ही बात कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुरुष की माता है यानी कि वही औरत उस पुरुष की क्या होगी? माता होगी, और पुरुष उसका क्या लगेगा? उसका पुत्र लगेगा। तो 38वें का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ पैटर्न बना रखे नंबरों का, और उस हिसाब से हमको ये जो थर्ड वाला पोर्शन है इसमें क्वेश्चन मार्क की जो क्या आएगा ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सभी जो गोले के बाहर के सभी नंबर उनका एडिशन करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो इसी तरह से अगर हम जो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इसमें सभी नंबर को जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे तो जोड़ बनेगा इसका कितना? 22, और 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा 39 होएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यानी क्वेश्चन नंबर 40 में कि झिलमिल ताल जो है वो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जिले है चंपावत जिले में स्थित। 40वें का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 41वें में कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो ये किसने दी थी? ये दी थी ललित सूर देव ने। 40वें का सी ऑप्शन। 42वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। 42वें का ए ऑप्शन। 43वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। किसने करी थी? ये करी थी बद्रीधर पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगल में। 44वें का डी ऑप्शन। 45वां क्वेश्चन। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन रहे? ये पूछा गया है। तो ये रहे थे लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो 45वें का सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। 46वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्वी जो रामगंगा नदी का उद्गम है ये कहाँ से है? तो ये है नामिक ग्लेशियर से। ये कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो 46वें का ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 47वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 3 आकृतियां हमको दे रखी है, यानी कि एक तरह से पास से हमको दे रखे हैं, उनके फलकों पर कुछ हमको अंग्रेजी के शब्द दे रखे, अंग्रेजी के वर्ण दे रखे हैं या अल्फाबेट दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर आप ऑप्शन में जाओ तो पैटर्न को अगर पढ़ते हैं तो जो ऊपर वाले फेजेज हैं उनको अगर हम देखें तो HIJK यानी कि 3 के गैप के बाद चौथा नंबर यहाँ पर ऊपर वाले फेज में डाल रखा है। तो इस हिसाब से जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि PQRS 3 के बाद जो T आ जाएगा ये ऊपर वाले फेज पर आएगा, इसलिए 47 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कुल विधानसभा जितनी सीटें होती हैं उसके 15% जो होते हैं वो मंत्री हो सकते हैं। किसमें? मंत्री परिषद में। तो उत्तराखंड में जो सीटें हैं वो 70 है। 70 का आप 15% लगाएंगे तो लगभग 12%, इसके 12 जो हो जाएंगे इसके मेंबर निकल के आ जाएंगे। 49 की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड भी बोला जाता है, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को, इसलिए 49 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि दुनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चमोली जिले में। 50वें का सी ऑप्शन। 51वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमको पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो अगर पैटर्न को देखें तो क्या कर रखा है इसने, जो भी अल्फाबेट लिखे हैं उसके विपरीत वाला अल्फाबेट उसके बगल में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो HS वाला आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 51वें का बी। जैसे कि किसी भी अल्फाबेट को अगर हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में A आता है और ठीक उसके विपरीत क्या होता है? Z होता है। इसी तरह से अगर हम आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें तो सेम नंबर पर जो अल्फाबेट आते हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि B दूसरे नंबर पर आता है अगर हम शुरू से पढ़ेंगे, और अगर हम लास्ट से पढ़ेंगे तो Y दूसरे नंबर पर आएगा। तो इसी तरह के से जो आंसर हो जाएगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर इसमें पूछा गया है कि स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो ये नाम है फूलों की घाटी का, तिरपन का। ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 54 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1990 ईस्वी का जो कैलेंडर होगा
और पूछा गया है कि ये कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। तो देखो, जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर रिपीटेशन की जब बात होती है तो वहां पर हम ऑड डेज फाइंड करते हैं। ऑड डेज अगर 7 से डिविजिबल है तो वही करंट जो कैलेंडर हो जाता है वो रिपीट हो जाता है। तो किसी भी एक नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे बनता है वो 1 बनता है और किसी भी लीप ईयर में जो ऑड डे बनता है वो 2 बनता है। तो इस हिसाब से अगर हम बनेंगे तो 96 तक आते आते हमको क्या मिल जाएगा, एक 7 की साइकिल मिल जाएगी और 7 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 7 को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझना कि 1996 क्या है, एक लीप ईयर, और लीप ईयर नॉर्मल ईयर के बराबर नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से जो 1990 का जो रिपीटेशन वाला कैलेंडर बनेगा वो हमेशा 2001 में बनेगा। यानी कि किसी भी कैलेंडर में जो 11 साल बाद जो नॉर्मल ईयर होता है वो रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती भी हो, तो आप इसको देख लीजिएगा। 55 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी हो जाएगा। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा दोस्तों, यहां पर समझना कि यहां पर पूर्वी घाट की बात की गई है। कई बच्चे यहां पर अनाईमुड़ी को समझेंगे लेकिन यहां पर पूर्वी घाट की बात की गई है, इसलिए जो ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्रगिरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अनाईमुड़ी है पश्चिमी जो घाट होता है उसका क्या है, सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा कंचनजंगा की अगर बात करें तो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क की अगर बात करें तो 3 पार्कों को मिलकर के इसको बनाया गया था 1983 में। ये थे मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर के इसको बनाया गया था। और राजगोपालाचारी जो थे, श्री राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था। 57 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी इसमें 1699 में, ऑप्शन नंबर बी, 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो प्रथम आक्रमण किया था ये किया था 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है ये है 260.5 मीटर। 60वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से यह है 82.14, ऑप्शन नंबर बी। 61वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई ये जानी जाती हैं, किस रूप में जानी जाती हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था इनके शहीद के रूप में ये जानी जाती है। तो मसूदी जो गोली कांड हुआ था, काफी फेमस कांड हुआ था। तो इसमें जो 25 सितंबर 1994 को ये कांड हुआ था, तो इसमें ये क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। 62 क्वेश्चन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों ऋषिकुल मैदान में, ऑप्शन नंबर डी। 63 क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ करी थी। तो यह आरंभ करी थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1822 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इन जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से जो उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शंस के हिसाब से उत्तरकाशी में जो वन क्षेत्र है सबसे ज्यादा है। वैसे अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं पिथौरागढ़ में, उसके बाद नंबर आता है नैनीताल का, फिर नंबर आता है उत्तरकाशी का। लेकिन पिथौरागढ़ नैनीताल ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए। 65 की बात करते हैं। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो ये ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है चमोली में। तो 65 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यह आया था सन 1928 में। तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में ये एक साइमन कमीशन पहुंचा था। 1927 की अगर बात करें तो इंग्लैंड में ये 1927 में बना था, जबकि 1928 में ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 67 की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए इब्राहिम लोदी है मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था। 68 पर आते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किस समुदाय से। तो ये किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। जो अभी के जो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित सदस्य हैं उनका नाम है जॉर्ज आइवान गेगरी मैन। 69 पर आते हैं।
निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है केदारनाथ पशु विहार। 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो एरिया है वो है 967 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। राजाजी नेशनल पार्क की अगर बात करें यहाँ पर अदर ऑप्शन की, तो इसका निर्माण हुआ था 1983 में। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि 3 पार्कों को मिलाकर के बनाया गया था। इसका जो एरिया है ये है 830 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन पर अगर आए तो नंदा देवी पशु विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1982 को और 1988 को, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसका जो एरिया है यह है 633.33 किलोमीटर स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना करी गई थी 1936 में। 520.8 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्या है, एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, यह पूछा गया है। तो सन 2015 को जो पर्यटन वर्ष है घोषित किया गया है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। 71 पर आते हैं, इसमें पूछा गया कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये करी गई थी 25 सितंबर 2014 को। VGA का फुल फॉर्म क्या है यहां पर पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार, इसकी योजना की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में, ऑप्शन नंबर डी। 74 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित करता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मानव सूचकांक विकास की, तो इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा, एक होता है पर कैपिटा इनकम और तीसरा होता है शिक्षा। उसमें से प्रति व्यक्ति आय यहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। तो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, इसका कार्य क्या क्या होता है। इसका काम होता है नोटों का निर्गमन करना, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और सरकार के बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेकिन ये क्या काम नहीं करता, ये लोगों से जमा प्राप्त करने का काम नहीं करता। अच्छा, इसकी अगर बात करें आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935, कब 1935 को इसकी स्थापना करी गई थी। जो अभी इसके प्रेजेंट के गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये करी गई थी सन 2009 में। 77 पर आते हैं, इसमें पूछा गया कि 25 जनवरी 2004 में और से लेकर के 15 मई 2004 को दोनों दिन शामिल अगर इसमें कहें तो कुल कितने दिन होंगे पूछा गया है। इसमें आप इजी क्वेश्चन आप इसमें काउंट कर सकते हैं, काउंट करके अगर आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, 112 दिन। 78 पर आते हैं, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब करी थी ये पूछा गया है। तो ये स्थापना करी थी 1639 में, यानी कि 1639 सन में। अब आते हैं 79 क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो सामाजिक न्याय की बात करती है, धार्मिक न्याय की बात करती है और आर्थिक न्याय की बात करती है, लेकिन किस न्याय की बात नहीं करती, धार्मिक न्याय की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 81 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो यहां पर बोला गया है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 कॉम है। तो 51 में अनुच्छेद में जो 51वां अनुच्छेद था उसमें संशोधन करके 51A इसमें जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये जोड़े गए थे। 82 पर आते हैं, इसमें बोला गया है कि अनंतपाल का धरसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। तो ये किस वंश का इतिहास बताता है, ये बताता है पवार वंश का। अच्छा, धारसिल शिला की बात करें तो ये 1335 से संबंध रखता है और जो अनंतपाल था ये भिलंग घाटी का क्या था, राजा था। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है ये पूछा गया है। तो ये किया जा रहा है भागीरथी नदी पर, 83 का ए ऑप्शन।
84 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो कब किया था, ये किया था 1815 में, ऑप्शन नंबर डी। 85 क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो धन विधेयक होने या ना होने का निर्णय किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो 85 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन में पूछा गया है कि थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग ये क्या है। तो ये क्या है, दर्रों के नाम है, उत्तराखंड के दर्रों के नाम है। 86 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि गंगनानी तप्त जो कुंड है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। तो ये गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती, ये नहीं गुजरती है ओडिशा से। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि उड़ीसा शामिल नहीं है। इन 8 राज्यों की अगर बात करें तो इनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लेकिन क्या नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है। तो ये मेला है धारचूला मेला, इसको जौलजीबी मेला भी बोला जाता है। तो 89 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो 6वें नंबर के राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल। अभी जो 7वें नंबर के जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो ये कौन सा राज्य था, ये बना था 27वां राज्य, ऑप्शन नंबर सी। 92 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया था। दोस्तों अभी की अगर बात करें तो वर्तमान में तो ये चारों के चारों ही जो दे रखे हैं हमको शहर, ये क्या किस में घोषित हो चुके हैं, महानगर में घोषित हो चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 27 अप्रैल 2017 की बात कर रहा है, तो उस समय तक केवल ऋषिकेश को छोड़ करके बाकी 3 जो थे ये महानगर घोषित हो चुके थे। तो कौन सा घोषित नहीं हुआ था, ये हुआ था ऋषिकेश। ऋषिकेश के घोषित होने से पहले यानी कि 27 अप्रैल 2017 से पहले 6 महानगर थे। इन महानगर में काशीपुर, रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुड़की, ये 6 क्या थे, महानगर थे। 27 अप्रैल 2017 के बाद अब इसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं, इनमें ऋषिकेश है और कोटद्वार, इन दोनों को भी महानगर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में 27 अप्रैल की बात की गई है, 2017 की बात की गई है, तो इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो 93 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो पारित हुआ था। तो इसलिए इसी दिन यानी कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 93 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन पर आते हैं कि सुनाबी जो शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है। तो ये है जापानी भाषा से संबंधित। तो 94 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की है। तो ये किसने करी है, ये करी है जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर डी। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, ये पूछा गया है। तो 96 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर लिपुलेख दर्रा। तो अगर बात करें हिमालयी क्षेत्र की तो ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में यह आता है और यहीं से उत्तराखंड से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है उसकी शुरुआत करी जाती है। 97 की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो खट्टीमा कांड 1 सितंबर 1994 ईस्वी को ये बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को ये भी सही है, लेकिन क्या गलत है, मसूरी कांड ये 3 सितंबर 1994 को ना होकर के 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 98 पर आते तो पूछा गया कि कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। तो ये थी पल्लव वंश की राजधानी। 99 पर आते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कब लागू हुआ था, ये हुआ था 27 मार्च 2016 को। अब देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ वाले के लिए तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये है गौरा नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो 10 जनवरी 2020 को जो आपका जो प्रवर्तन सिपाही का जो पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है वो डिस्कस करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी अगला वीडियो अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।